अगर कोई इंसान हिंदुस्तान के कुदरती तत्वों और मानव समाज को एक दर्शक के नज़रिए से फिल्म की तरह देखता है तो ये मुल्क नाइंसाफ़ी की पनाहगाह के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। आज से 105 साल पहले 31 जनवरी 1920 को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इन्हीं पंक्तियों से अपने पहले अखबार मूक नायक के प्रवेशांक का संपादकीय लिखा, बेजुबानों की जुबान अखबार। ब्रिटिश काल में भी स्वर्ण अखबारों ने डॉक्टर साहब अम्बेडकर के विचारों और आंदोलनों का बायकॉट कर रखा था। स्वर्ण मीडिया ने साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड के मुद्दों पर डॉक्टर अम्बेडकर को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी बात रखने के लिए मूक नायक 1920 और बहिष्कृत भारत 1927 नाम से 2 अखबारों की शुरुआत की। उस वक्त धन की कमी थी, इसके बावजूद डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनी बात रखने में कुछ हद तक कामयाबी भी पाई। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुजन समाज के नेताओं ने डॉक्टर अम्बेडकर की इस विरासत को आगे नहीं बढ़ाया। इसी कारण से मीडिया के क्षेत्र में दलितों की हिस्सेदारी ना के बराबर नज़र आती है। मैं मुनीस, आपका भाई, दोस्त, साथी, आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम संदेश पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करने के लिए भीम संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमें आपका प्यार, स्नेह और सपोर्ट मिलता रहे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, मूक नायक से जनता तक। बाबा साहब के अखबारों की कहानी एक ऐसा विषय है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक क्रांति के प्रयासों को उजागर करता है। यह कहानी न केवल उनके अखबारों के प्रकाशन की यात्रा है, बल्कि दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने की उनकी अथक कोशिश का जीवंत चित्रण भी है। आइए बाबा साहब की इस यात्रा को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब और उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, भारतीय संविधान के निर्माता होने के साथ साथ एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता और पत्रकार भी थे। उनका मानना था कि सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा और जागरूकता सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। लेकिन उस समय मेन स्ट्रीम यानी कि मीडिया, जो ज़्यादातर उच्च वर्ग के हाथों में था, दलितों और शोषित वर्गों की समस्याओं को नज़रअंदाज करता था और आज भी करता है। भारतीय मीडिया में हमें कोई ख़ास बदलाव देखने को नहीं मिला है। इस कमी को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने अपने अखबार शुरू किए। उनके पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य था मूक और दबे कुचले लोगों की आवाज़ देना, उनकी पीड़ा को उजागर करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। उनकी यह यात्रा मूक नायक से शुरू हुई और जनता तक पहुंची, जो भारतीय इतिहास में एक अनूठा अध्याय है। मूक नायक, यहाँ पर मूक नायक के बारे में जानते हैं। यह एक क्रांतिकारी शुरुआत थी। मूक नायक का प्रकाशन 31 जनवरी 1920 को शुरू हुआ। यह बाबा साहब का पहला अखबार था जो मराठी भाषा में एक पाक्षिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ। मूक नायक का अर्थ है मूक लोगों का नायक। इस नाम से ही उनकी मंशा छिपी थी, उन लोगों की आवाज़ बनना जो सदियों से चुपचाप शोषण सहते आए हैं। उस समय भारत में जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी और दलितों को न शिक्षा का अधिकार था, न सामाजिक सम्मान का। बाबा साहब ने देखा कि मुख्य धारा के अखबार इन मुद्दों को उठाने में असफल थे तथा दलित और दबे कुचले लोगों की समस्या को नज़रअंदाज करते थे। इसलिए उन्होंने खुद यह जिम्मेदारी ली। मूक नायक को प्रकाशन और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी बाबा साहब ने हार नहीं मानी और मूक नायक का पहला अंक बम्बई से प्रकाशित हुआ। इसके लिए आर्थिक सहायता कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज जी ने दी, जो बाबा साहब के विचारों से प्रभावित थे। हालांकि बाबा साहब संपादक नहीं थे, यह भूमिका पीएन भाटकर ने निभाई, जो महार जाति से थे और शिक्षित थे। लेकिन अखबार के संपादकीय और विचार बाबा साहब के ही थे। पहले 13 संपादकीय लेख उन्होंने स्वयं लिखे। आर्थिक तंगी के कारण यह अखबार केवल 3 साल तक चल सका, लेकिन इसने दलित जागरूकता की नींव रख दी।
मूक नायक के पहले संपादकीय में बाबा साहब ने हिंदू समाज को एक ऐसी बहुमंजिला इमारत बताया जिसमें न सीढ़ियाँ हैं न दरवाजे, हर व्यक्ति उसी मंजिल पर जीने और मरने को मजबूर है जहाँ वह जन्मा। यह एक शक्तिशाली रूपक था जो जाति व्यवस्था की जड़ता को उजागर करता था। अखबार में दलितों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को निर्भीकता से उठाया गया। इसने न केवल दलितों को प्रेरित किया बल्कि उच्च वर्ग के बीच भी बहस छेड़ दी। मूक नायक का महत्व दलित समाज पर व्यापक पड़ा। मूक नायक ने भारत में जाति विरोधी राजनीति को एक नई दिशा दी। यह पहला ऐसा मंच था जो पूरी तरह दलितों के लिए समर्पित था। इसने यह साबित किया कि शोषित वर्ग भी अपनी बात कह सकता है अगर उसे सही नेतृत्व मिले। बाबा साहेब का पत्रकारिता के क्षेत्र में दूसरा संघर्ष बहिष्कृत भारत अखबार के रूप में 1927 से 1929 तक जारी रहा। मूक नायक के बंद होने के बाद बाबा साहेब ने 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत शुरू किया। यह भी मराठी में एक पाक्षिक अखबार था। नाम से ही स्पष्ट था कि यह उन लोगों के लिए था जिन्हें समाज ने बहिष्कृत कर दिया था। इस समय तक बाबा साहेब का महार सत्याग्रह 1927 में जो शुरू हुआ था हो चुका था, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक पानी के स्रोतों तक पहुंचाया था, उन्हें अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी थी। इस आंदोलन ने उन्हें और प्रेरणा दी कि दलितों को संगठित करने के लिए एक मजबूत मंच चाहिए। बहिष्कृत भारत में बाबा साहेब स्वयं गहराई से शामिल थे। उन्होंने संपादकीय, रिपोर्ट और टिप्पणियाँ लिखी। इस अखबार ने महार सत्याग्रह जैसे आंदोलन की विस्तृत जानकारी दी और हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर कड़े सवाल उठाए। यह अखबार दलित कार्यकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। इसमें सामाजिक सुधार, शिक्षा और आत्मसम्मान पर जोर दिया गया। बहिष्कृत भारत को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। बाबा साहेब लड़ाई को केवल 2 साल तक चला सके, लेकिन बहिष्कृत भारत ने दलित आंदोलन को नई ऊर्जा दी। इस अखबार ने कोंकण और बॉम्बे के दलित कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और बाबा साहेब के विचारों को व्यापक स्तर तक फैलाया। तीसरा अखबार समता। 1928 में बाबा साहेब ने समता नामक अखबार शुरू किया। यह अखबार बहिष्कृत भारत के समांतर चल रहा था। इसका उद्देश्य समाज में समानता की स्थापना था। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि यह दलितों और शोषित वर्गों के बीच एक स्थापित करने का प्रयास, यानी कि एकता स्थापित करने का प्रयास था। समता अखबार का प्रभाव अन्य अखबारों की तुलना में कम रहा। यह ज़्यादा समय तक नहीं चल सका, लेकिन इसने बाबा साहेब के समानता के सपने को दर्शाया। चौथा, जनता। सबसे लंबा और प्रभावशाली अखबार रहा, जिसे दलितों के बीच अपना स्थान स्थापित किया। जनता अखबार 1930 से 1956 तक चला। 24 नवंबर 1930 को बाबा साहब ने जनता शुरू किया। यह अखबार पहले बहिष्कृत भारत का ही नया रूप था, लेकिन इसका दायरा व्यापक था। यह मराठी में साप्ताहिक प्रकाशित होता था और 25 साल तक चला, जो इसे बाबा साहब के सबसे सफल प्रकाशनों में से एक माना जाता है। जनता का नाम बाद में 1956 में प्रबुद्ध भारत में बदल दिया गया। जनता में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर लेख छपते थे। यह अखबार न केवल दलितों के लिए था, बल्कि सभी शोषित वर्गों, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के लिए एक मंच था। इसमें पूना पैक्ट, जो 1932 में हुआ, गोलमेज सम्मेलन और संविधान निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बाबा साहब ने इसमें अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाया। जनता अखबार ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया, जिसके कारण यह अखबार जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय बना और इस अखबार ने दलित आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाई। यह अखबार बाबा साहब के अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था। इसने उन्हें संगठित किया और उनके अधिकारों की लड़ाई को मजबूत किया। 1956 में बाबा साहब के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसे प्रबुद्ध भारत नाम दिया गया, जो उनके अंतिम दिनों तक चला। प्रबुद्ध भारत अखबार 1956 से 1961 तक चला। 1956 में जनता का नाम बदलकर प्रबुद्ध भारत किया गया। यह वह समय था जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों अनुयायियों को इसके लिए प्रेरित किया। प्रबुद्ध भारत का अर्थ है जागृत भारत।
एक ऐसा भारत जो समानता, बुद्धि और करुणा पर आधारित हो। इस अखबार में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, सामाजिक सुधार और संविधान की भावना पर जोर दिया गया। यह बाबा साहेब की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 के बाद भी कुछ समय तक चला। इसने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और दलित बौद्ध आंदोलन को मजबूत किया। बाबा साहेब की पत्रकारिता निर्भीकता, निडरता और सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक लड़ाई के रूप में जानी जाती है। उनके अखबारों ने जाति व्यवस्था और शोषण पर सीधे सवाल उठाए। इन सभी अखबारों ने दलित समाज के अंदर जागरूकता फैलाने का काम किया। ये अखबार शिक्षा और आत्मसम्मान का संदेश देते थे। इनके माध्यम से बाबा साहब ने दलितों को एकजुट करने का प्रयास किया। काफ़ी हद तक वे इसमें सफल भी रहे। हालांकि ये अखबार ज़्यादातर मराठी में थे, लेकिन इनके विचार राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी थे। सीमित संसाधनों के कारण कई अखबार बंद हुए, फिर से स्थापित भी किए गए, जो अपने उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफल भी रहे। इन सभी अखबारों का उच्च वर्ग और मुख्य धारा के मीडिया से काफ़ी विरोधाभास रहा। इन सभी अखबारों को एक समस्या का और सामना करना पड़ता था, वह था आर्थिक समस्या। उस समय दलित समाज इतना शिक्षित नहीं था जिस समय ये अखबार प्रकाशित किए जा रहे थे, जिससे दलित वर्ग के आखिरी वक्त तक अखबारों के उद्देश्य को पहुंचाया जा सके। सीमित पहुंच और उस समय दलित वर्ग में साक्षरता कम होने के कारण पाठक वर्ग सीमित थे, यानी कि इन्हें पढ़ने वाले बहुत कम थे। इन अखबारों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। बाबा साहब के ये अखबार आज भी प्रेरणा देते हैं। आधुनिक डिजिटल युग में सोशल मीडिया और स्वतंत्र प्लेटफॉर्म उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी पत्रकारिता यह सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए आवाज़ उठाना कभी बंद नहीं करना चाहिए। मेरे इस छोटे से प्रयास से इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन मूक नायक से जनता तक की कहानी बाबा साहब के उस सपने की कहानी है जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान और समानता मिले। यह